जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में बच्चों हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ याद है लास्ट सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट सेशन में हमने बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। अगर किसी का बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन क्लियर नहीं हुआ तो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। मेरे ख्याल में आप सबको क्लियर है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हम ऐसा करते हैं कि अब स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बी सप्लाइन कर्व। बी सप्लाइन की हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है अफाइन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बी सप्लाइन कर्व आर इनवेरिएंट under the affine transformation. Let A be any arbitrary affine transformation, including any combination of the transformation. B spline curve are invariant under the affine transformation. And affine transformation A can be written as affine transformation को A of P is equal to MP plus B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। M हमारे पास क्या है जी? मैट्रिक्स है। कौन सा? n क्रॉस n ऑर्डर का। V is vector in Euclidean space with point Pi belong to e raised power n. e raised power n बेसिकली आपको यूक्लिडियन स्पेस को शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास लेट पी ए ऑफ टी जो है वो बराबर है किस चीज के? आई वेरी करेगा 0 से n तक ए पी आई एन आई के ऑफ टी। अब हमारे पास जो ए है उसको हम समेशन की साइड पे लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? पी ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू पी ऑफ टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बेसिकली प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हम जब इसको प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बी सप्लाइन एंड अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, पी ए ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n ए पी आई एन आई के ऑफ टी। तो ये हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होगी? पी ए ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरी करेगा 0 से n तक एम पी आई प्लस वी इंटू एन आई के ऑफ टी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं और समेशन को दोनों टर्म पे अप्लाई कर देते हैं। जब समेशन को हम दोनों टर्म पे अप्लाई करेंगे तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक हमारे पास क्या बन जाएगा? एम आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n पी आई एन आई के ऑफ टी प्लस वी इंटू आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n एन आई के ऑफ टी। अब हमारे पास आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n एन आई के ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। बेसिकली जो हमारे बी सप्लाइन की बेसिस हैं वो किसके इक्वल होती हैं? 1 के। तो अगर वो हमारी 1 के इक्वल होती हैं तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा? एम इंटू पी ऑफ टी प्लस वी के। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर हमने इसको लिखा था कि ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू पी ऑफ टी। ए इंटू पी ऑफ टी। और यही चीज हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कन्वेक्सल प्रॉपर्टी। अब वो बेसिकली जो हमारा बी सप्लाइन है उसकी जो ब्लेंडिंग फंक्शन है उसका जो सम है वो इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसमें पी जो है वो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, पी जीरो पी वन अप टू पी एन। और इसमें हमारे पास जो सी आई जो हम कोफिशिएंट यूज कर रहे होते हैं
वो एक तो बात ये है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होते हैं और उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये दोनों कंडीशन कहीं अप्लाई कर रही हूँ तो उसको हम कहते होते हैं बिशप, तो वो बेसिकली कन्वेक्स हल को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो बिशप लाइन है जिसको हम डिफाइन करेंगे P0 से Pn तक, लाइज इन द कन्वेक्स हल। एक और टर्म भी यूज की जाती है, एक कन्वेक्स हल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स हल होता है। Basically, B-spline curve meet the convex hull property that if T belong to TIT, I belong to K plus 1, then P of T जो है वो किसको सेटिस्फाई करता है, कन्वेक्स हल ऑफ द कंट्रोल पॉइंट PI minus K plus 1 into PIK plus 2 up to PI lies in the convex hull। तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स हल के लिए मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम से शो करवा दूं तो बेसिकली अगर मेरे पास अगर कोई पॉइंट्स हों, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, इधर है, कोई पॉइंट मैंने कहाँ से ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर प्रॉपर्टी नंबर 1 ही शो हो रही है स्क्रीन पे। अच्छा, स्क्रीन पे 1 ही शो हो रही है, यस सर। मैंने तो चेंज कर रहा हूँ, इधर से तो चेंज हो रही है मेरी तरफ। सर 2 और 3 है, इकरा का मसला। 2 और 3 आ रही हैं, फिर वो जी उसके सर। पास कोई नेट का इशू आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास तो वो मैंने वही कहा कि चेंज हो रही है। ओके अब सर, मैं रिफ्रेश कर जी लेती जी, हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर हमने कहा था कन्वेक्स हल के लिए रिबर बांड लगाते होते हैं ना, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्स हल कहलाता है। अब ये हमारे पास पॉइंट थे, ठीक है। अब हम जब रबर बांड लगाएंगे तो हमारे पास जो एरिया होगा, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन में करते जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन आ रही हैं इस पॉइंट की तरफ, ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये वाला ना। अच्छा, तो ये हम क्या कर लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हम इसको वो कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास वो है, तो ये जो पोर्शन हमारा जिसको हम कह रहे थे यहाँ पे हमने जिसमें हमने डॉटेड लाइन लगाए थे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारा ये एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स हल कहलाएगा। जो इसके दरमियान में ये वाला एरिया आएगा ये हमारे पास क्या होगा, वीक कन्वेक्स हल होगा। कन्वेक्स हल कहलाएगा लेकिन उसका वीक यानी वीक पार्ट होगा। तो इसी तरह इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग और वीक का आपको समझ आ गया या अभी नहीं आया? सर क्लियर नहीं हुआ सर, काइंडली दोबारा रिपीट कर अच्छा, दीजिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इधर हम ऐसा कर लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड शो कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड शो होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब जी तो शो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना, इसमें अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ना, ठीक है, ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये जो आपके जी पास सर। पॉइंट है, ठीक है ना। अब दरमियान में कोई ये पॉइंट हम इधर ले लेते हैं ना, इधर ये ऐसा है कि थोड़ा सा जो है हमें इसमें अगर हम रबर बांड लगाते हैं तो हमारे पास जो कर्व है वो किस तरह का बनेगा, ओरिजिनल कर्व तो हमारा इनको ज्वाइन करने से ये बनेगा ना, ये जो ओरिजिनल कर्व है ऐसे है ना। जी अब सर। वो ये एक पोर्शन है, अगर हम रबर बांड लगाते हैं इस पॉइंट पे तो यूं समझें कि वो वहां यहाँ से यूं समझें कि उसी तरह की कर्व भी बन रही है, ठीक है ना। जो यूं समझें कि एक ये वाला पोर्शन भी बन रहा है,
ठीक है, अब ये सारा क्लियर हो गया। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये कन्वेक्स हल तो है ये वाला, ठीक है ना, लेकिन ये पार्ट जो है हमारा स्ट्रांग नहीं है। समझ आ रही है ना या नहीं आ रही? जी सर, आ रही। ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको मैं वो कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, स्ट्रांग नहीं होगा, ये बी क्या? ठीक है ना। इसके अलावा जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो वो ये कहता है कि जो हमारे पास बी सप्लाइन है वो क्या करता है, स्ट्रांग कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम अपने क्लोज कर लेते हैं, दोबारा हम अपने इस पे आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो स्क्रीन शेयर हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। कुछ सर लोग ये जो हमने पहले कन्वेक्स हल पढ़ा था उसमें जो डायग्राम के अंदर पॉइंट्स जो है ना वो इंटरसेक्ट करती थी लाइन, तो वो एरिया होता था कन्वेक्स हल का। तो ये अभी जो कन्वेक्स आपने कन्वेक्स हल तो सारा होता है, स्ट्रांग और वीक कन्वेक्स हल की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स हल सर जो जब आप पिन लगा देते हैं ना, पिन के ऊपर आप क्या करते होते थे, रबर बैंड लगाते थे ना, उसके जी जो सर, अंदर का एरिया था वो सारे का सारा कन्वेक्स हल कहलाता है, ऐसे होता है ना। जी सर, तो जो स्ट्रांग कन्वेक्स हल होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर इस तरह का कोई पॉइंट ले लिया जाए, जिस तरह मैं आप लोगों को पॉइंट समझा रहा था, तो उसके जो जी अंदर का एरिया है वो स्ट्रांग कहलाता है, और जो बाहर वाला पोर्शन उसके अंदर शामिल हो रहा होता है ना, जी वो सर, वो वीक एरिया। वो वीक एरिया होता है। तो ये बेसिकली जो बी सप्लाइन है, ये उसकी जो डोमेन है उसके अंदर ये क्या है, स्ट्रांग कन्वेक्स हल बनाती है। अब समझ आया? सर जो बी सप्लाई है वो स्ट्रांग वाली साइड पे होती है। बी सप्लाइन जो है वो स्ट्रांग कन्वेक्स हल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। उसके अंदर कर्व जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट हो जाती होती है मोस्टली ना, जी सर, ठीक है। तो उसकी जो डोमेन होती है वो अपनी डोमेन के अंदर। दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी है लोकल कंट्रोल की। लोकल कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास पी से लेके एन तक के कंट्रोल पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर किसी एक कंट्रोल पॉइंट को भी आप डिस्टर्ब करते हैं, तो अगर उसके एक के इर्द गिर्द का एरिया डिस्टर्ब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो लोकल कंट्रोल है। अगर एक पॉइंट चेंज करने से वो पूरी की पूरी कर्व चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल है। जिस तरह बेजर कर्व है, बेजर कर्व में अगर हम एक पॉइंट को चेंज करें उसकी लोकेशन को तो पूरी की पूरी कर्व चेंज हो जाती है। मे भी आप लोगों ने भी नोट किया हो ना, बेजर कर्व में एक पॉइंट को चेंज करने से क्या होता है, पूरी की पूरी कर्व चेंज होती है। जबकि सप्लाइन केस में सिर्फ जिस पॉइंट में हम चेंज कर रहे होते हैं उसके अंदर एक चेंज आती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, जो लोकल कंट्रोल प्रॉपर्टी है वो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि ये हमारी कर्व थी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कोई पॉइंट चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक चेंजेस आएगी, ठीक है ना। उसके अंदर जो चेंजेस होगी उसके लिए बेसिकली ये जो हमारे पास इंटरवल है, तो उसके अंदर जो चेंजेस होगी उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये लोकल कंट्रोल उसको भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। सर यहाँ पे वीक कन्वेक्स हल अच्छा, क्या होगा? इसमें असल में वो ग्राफिकली ये दिखाना चाह रहा था कि जो टी आई और टी आई प्लस वन का पोर्शन होता है किसी कर्व के दरमियान, तो वो क्या होता है, स्ट्रांग कन्वेक्स हल को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली इसमें तो सारी की सारी जो कर्व है ना, इस तरह की उसने कर्व लिया, कोई कर्व ड्रा किया है ना, तो उसके जो जी इंटरवल में सर, लाई कर रही होती है आई से लेके आई प्लस वन तक, वो कहता है कि वो स्ट्रांग कन्वेक्स हल है, ठीक और है ना। सर जो बाकी कर्व है वो वीक में आएगा। तो असल में ये जो डायग्राम है बेसिकली इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो डायग्राम है ये है इसकी, यानी कि जो लोकल प्रॉपर्टी थी उसके लिए, ठीक है। कि भाई लोकल प्रॉपर्टी, या फिर इसको रिलेट कर सकते हैं सपोर्ट से ना, कि ये दो पॉइंट्स थे, ठीक है ना। इन दो पॉइंट के दरमियान अगर हम कोई पॉइंट चेंज करते हैं तो उनका जो एरिया है वो यहाँ चेंजेस आएगी, बाकी सारी कर्व चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो गलती से ये जहाँ पे जो फिगर का वो है यूँ समझे
कि ये जो स्ट्रांग कन्वेक्स हल वाला पोर्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये गलती से लिखा हुआ है। जब फिगर जनरेट की गई है, बनाई गई है, जिस बंदे ने ये फिगर बनाई थी उसने ये स्ट्रांग कन्वेक्स हल लिखा है, लेकिन यहाँ से ये स्ट्रांग कन्वेक्स हल की डेफिनेशंस को क्लियर नहीं कर पा रही। अगले बंदे को, लेमैन को समझ नहीं आएगी कि ये स्ट्रांग कन्वेक्स हल के लिए है या वैसे है ना। सर यहाँ पे फिर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। ये बेसिकली जो आपको बता रहे थे लोकल कंट्रोल प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो पॉइंट हैं उनके दरमियान में अगर कोई हम पोर्शन को चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो कारों के थोड़ी बहुत चेंजेस आती है वो लोकल कंट्रोल कहलाती है। ठीक है ना। अब पूरी की पूरी कार्व चेंज नहीं होती। या फिर एक हम डिस्कस करते होते थे सपोर्ट को कि भी दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर हम एक पॉइंट को डिस्टर्ब करें तो कितना एरिया उसका डिस्टर्ब होता है ना। जो लोकल कंट्रोल प्रॉपर्टी है बेसिकली वो इंटरलिंक्ड होती है सपोर्ट से ना। सपोर्ट्स ऑफ द फंक्शन जो आपने पढ़ी थी लास्ट टाइम। जी सर, सपोर्ट ऑफ द फंक्शन पढ़ा था। ठीक है ना। उसमें जब हम प्रोग्रामिंग से भी मैंने शो करवाया था कि अगर एक पॉइंट को हम चेंज करते हैं तो उसी एक पॉइंट के गिर्द ही चेंजेस आ रही होती है, ओवरऑल कर्व में चेंजेस नहीं आती। जी सर, देखा था वो देखा था ना। तो जी सब अगर देखा था। अगर आप कहते हैं तो मैं वो दोबारा कोई प्रोग्राम निकाल लेता हूँ। जी सर, वो दिखा दें। चलिए ठीक है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई प्रोग्राम जो है मिल जाए और उसमें मैं फिर आप लोगों को दिखा दूँ। तो मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ प्रोग्राम रखे थे डी ड्राइव में ना, तो वहाँ से मैं उठा लेता हूँ ताकि ढूंढना आसानी रहेगी। तो इसमें मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ स्कीम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इसमें वो स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है, ठीक है, जो हम सप्लाइन से रिलेट कर रहे होते हैं ना, तो हम इससे वो कंसेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग से क्लियर हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे पास ये है कि ये जो हम पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हमने दिए हैं, ये 1 2 3 4 हमने एक लाइन में दे दिए हैं। इसको हम क्या सर करना अभी पहले वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा पहले वाली शो हो रही है। हाँ जी मैं सर। ऐसा करता हूँ कि दोबारा नई स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम तो ओपन कर लिया लेकिन मेरे ख्याल में वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अब ये शेयर हो रही है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। जी सर, हो रही है अब। अब मेरे पास ये एक रिजल्ट आया है, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया है कि ये वाला एक पॉइंट चेंज किया है, इसको इसके ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं ताकि ये आपको क्लियर नज़र आए ना, ठीक है। अब ये फिगर आपको नज़र आ रही है। इसकी अगर हम एक्सेस नन कर देते हैं, हम आपको दोबारा, ठीक है, बल्कि एक्सेस रहने देते हैं कि एक्सेस के बगैर तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कैसे है ना। यस सर। एक्सेस होंगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। अब हमारे पास हमने सिर्फ एक पॉइंट को चेंज किया है, ठीक है ना। हमारे पास एक कर्व थी, अगर हम उसका डेटा मैं आपको दिखाऊं, ये जो एक्स के पॉइंट है ना, ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरह ले रहे हैं ना, ये नजर आ रहे हैं अप टू 17 तक। और उनके अंदर चेंज किया जी सर। क्या है, ये वाला पॉइंट एक, बाकी सारे 0 0 थे और एक पॉइंट हमने चेंज कर दिया था ना। तो इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके किया है, अदरवाइज मैं इसको स्केलिंग करूंगा तो ये इस तरह बनेगा ना। ये 0 से लेके 17 तक पॉइंट थे और ये वाला जब हमने इसमें चेंज किया है ना, तो ये हमारी चेंजेस यहाँ तक कर्व बन रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन उसका डिस्टर्ब हो रहा है, एक पोर्शन हो रहा है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, तो ये बेसिकली हम शो करते होते हैं सपोर्ट केस के लिए ना। ये जो ब्लैक कर्व है ये वो स्कीम से बन रही थी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके पॉइंट्स चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कर्व है उसके अंदर अगर हम चेंजेस करें तो क्या आती है हमारी ना। तो इसमें
हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व है ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये अब ये पॉइंट्स मेरे यूज हो रहे थे, मैं इन पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आपके पास ठीक है, अब मेरे ये जो 64 पॉइंट है ये वाले यूज होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारी जो सीक्वेंस है वो कितनी होगी, 0 से 64 तक, 64 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट जो है वो कितने होने चाहिए, 64 पॉइंट हम यूज कर रहे हैं ना। एक हमारे किसको शो कर रही है, इनिशियल कर्व को, एक आफ्टर रिजल्ट। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ कि इसका जो लेवल है वो भी थोड़ा कम कर देता हूँ, ताकि सेकंड लेवल का रिजल्ट मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये आपको कर्व नजर आ रही है, यस सर आ रही है। ठीक है ना। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट थे और ये हमने उसके ऊपर स्कीम लगाई है, वो एक स्मूथ रिजल्ट हमें दे रही है, ठीक है ना। एक तो हम ये है कि इसको अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं ये, ठीक है, तो ये जो कर्व है हमारे पास ये इस तरह की इसके अंदर बन जाएगी ना। तो ये क्या डिफरेंस शो हो रहा है उस कर्व का और इसका नहीं, जो डिफरेंस प्लॉट नहीं, किया है? ये डिफरेंस नहीं शो हो रहा, ये एक लिमिट कर्व है जो हमारे पास स्कीम के लगाने से आ रही है ना, जी सर। ठीक है। सर ये प्रोग्रामिंग आप जो कर रहे हैं ये मैटलब में है, ये मैपल में कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर फिलहाल, है? ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम, मैटलब? जी जी, मैटलैब में नहीं, मैपल में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ओके। ये मैंने कोई पॉइंट्स लिए थे, उसकी मेरे पास कर्व आ गई है ना। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर कोई और पॉइंट यूज करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट्स थे इनको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी, इसमें इनको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट्स कर रहा हूँ, ये वाले। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अब इसका एक तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये मेरे पास कितने पॉइंट्स है, इसमें मैंने 64 लिख दिया है, तो मे भी ये मेरे पास क्या हूँ, 32 हूँ, मैं गैस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास मैंने कर्व चेक की है, ये आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं अब ये आपके पास शो हुआ है ना, यस सर शो हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास एक कर्व आ गई है ना। अच्छा, अब इसमें इस कर्व में से अगर हम कोई एक पॉइंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट चेंज करने से हमारी कितनी कर्व चेंज होती है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर हम कितने पॉइंट चेंज यूज कर रहे थे, ठीक है ना। ये जो जहाँ पे 2 था हम इसको क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं ना, या इसके दरमियान में हम कोई पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास 4 है ना, हम इसको 6 कर लेते हैं, हम 6 कर रहे हैं ना। अब ये देखा, यहाँ हमने एक पॉइंट इधर 6 की तरफ ले लिया ना, तो हमारी कर्व का ये वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ, ये देख रहे हैं ना, ये वाला चेंज नहीं हुआ, जस्ट इस साइड पे जो पॉइंट हमने लिया था उसमें हमारी चेंजेस आई है ना, जी सर बस वही हुआ है। हाँ जी ठीक है ना। अभी इस प्रोग्रामिंग में असल में एक लूप कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो खोली है तो शायद मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई मिस्टेक्स है ना। बाज़ दफ़ा वो समझ नहीं, मुझे इसमें टाइम लगेगा इसको रिमूव करने में ना, कि पूरी कर्व ये ड्रा नहीं कर रहा मेरे पास ना। तो वो, या तो हम ऐसा करते हैं कोई और प्रोग्राम खोल लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो जी, पूरे के पूरी यानी कि कोई और स्कीम भी इसमें से बन रही हो ना। तो ये बेसिकली हमारे पास सर क्या, सप्लाइन की रिसर्च में सर ये सप्लाइन की रिसर्च में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। डेफिनेटली प्रोग्राम से ही आप सारी चीज़ें आगे लेके चलते हैं ना। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो फिर आप
ओरिजिनल रिसर्च तो नहीं कर सकते ना, जी सर। ठीक है ना। तो ये क्या डिफरेंट, प्रोग्रामिंग हमें भी करनी पड़ेगी फाइनल में कि नहीं देखिए जरूरत इसकी अभी? अगर आप लोग रिसर्च में आएंगे हम्म। तो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो अगर सर आप, मेटल और मैपल में दोनों में सर फर्क क्या है ये दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है है ना। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसी में यूज करते हैं ना ज्यादातर, जी जी, तो इसमें मैथ की प्लॉट चीजें ग्राफ वगैरह। डेफिनेटली, बेसिकली मैपल जो है आपके पास एक बहुत बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप इसको थोड़ा सा भी लर्न कर लें ना। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहें तो इसको एज ए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई मैट्रिक्स सॉल्व करवा सकते हैं, आप चाहें तो डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। सर तो जी ये इसमें सर ग्राफ सप्लाई भी का प्लॉट कर सर सकते हैं, जी इसमें सर ग्राफ भी हम सर जी प्लॉट कर सकते हैं ना? अगर जी प्योर बिल्कुल, आप देखें ना, आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, जस्ट आपने क्या ग्राफ सर्कल के लिए मिसाल के तौर पे प्लॉट करना है ना, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, वाई यस स्क्वायर सर, है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है ना। इक्वल टू ये 1। हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, इक्वल टू अगर हम 1 करते हैं तो ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल की है, ऐसे है ना। ये बेसिकली हमारे ये यूनिट यस सर्कल की सर, है। अब इसको कमांड दें हम? अब हम सिंपल इसमें हमारे पास, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ये हमारे पास सर्कल बन गया। कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, उसका आपने कर्व ड्रा करनी है, वो जो भी आप कहेंगे ना आपको वो मिनटों सेकेंडों में। और दूसरा ये है कि ये जस्ट लाइक बाज दफा किसमें काम कर रहा होता है, यानी कि कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा होता है ना, इसमें कोई लंबी प्रोग्रामिंग बाज दफा आपको नहीं करनी पड़ती। सर मैटलब में तो वो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं फिर ग्राफ प्लॉट होता है, तो इसमें तो डायरेक्टली ऑलरेडी कमांड बिल्ड इन है वही जो मैं आपने कह रहा हूँ पूरी कि प्लॉट किया है। ये उससे बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है ना। इसके अंदर आप इसकी हेल्प में वो लगे काफी जाए, चले कॉम्प्लिकेटेड जाएं। है। आपने अगर से इसमें मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करने हैं ना, ठीक है ना। अब हम ये हमारे पास के भी मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन करते हैं। और इसका दूसरा ये है कि अगर आप मैथ की कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसमें इसकी हेल्प में वो लफ्ज लिख देते हैं, जिस तरह मैंने मैट्रिक्स लिखा है। अब मैट्रिक के लिए पहले मुझे वो कॉलम सीक्वेंस बताएगा, फिर उसके जो पैरामीटर है वो डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उस पैरामीटर से भी मुझे समझ नहीं आई तो फिर मुझे वो डिस्क्रिप्शन देगा उसकी। ये समझ आ रही है आपको? अच्छा, बकायदा डिस्क्रिप्शन से पूरा लॉग बनाना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक ड्रा होगी फिगर। नहीं ड्रा के लिए नहीं बात कर रहा, जस्ट वो मैट्रिक्स को हर एंगल से आपको डिफाइन करके देगा, ठीक है राइट ना। सर। फिर आपके पास से जब ड्रा करने के लिए आप आएंगे वो आपको जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में दे देगा, ठीक है ना। जस्ट उसका जो कोड है, मिसाल के तौर पे ये वाला कोड मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास ये किसको शो कर रहा है, एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे जस्ट यही लिखूंगा, ये समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे मैं इसको राइट हैंड साइड को लिख दूं मेरी मर्जी। ये यस मेरे सर, पास क्या क्या है गुड हो गया सर। एक मैट्रिक्स आ गया ना। अब इसका मैंने क्या यस सर, लेना है, मेटल में मुश्किल है ये थोड़ा अच्छा सा। इसको हम इनवर्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन इसके जो है ना, इसका मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये मुझे ट्रांसपोज लेके दे देगा। मैं गुड सर। अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता मैं ठीक है ना, सर इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मैपल। मैपल। तो ये मोबाइल पे इंस्टॉल कर। सलमान भाई हम बाद में सीखेंगे, चले हम ठीक है फिल ना। कर लें। जी सर। अब ये है कि अब आपके पास ये सपोज ये है कि आप ये मैट्रिक्स है, सपोज हमने इसको डिलीट ही कर दिया, ठीक है ना। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 एक और भी है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक और कॉलम हमने ऐड कर दिया है ना। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, ये आप कितने आ गए हैं आपके पास, 3 आ गए हैं।
अब इसी 3/3 को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप इसका नॉर्म लेना चाह रहे हैं, यूक्लिडियन नॉर्म लेना चाह रहे हैं, प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जस्ट आप क्लिक यानी करेंगे, सर डायरेक्ट कमांड्स दी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। इनवर्स मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल जो भी आप उसका Yes. फाइंड करेंगे ना, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ये उसने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है। मैं Good, कहता हूँ sir. कि मुझे इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है ना। वो मुझे इसका इनवर्स दे देगा। वो कहता है कि इसका जो इनवर्स है Is not possible. नॉट पॉसिबल। क्यों? इसका ये आपके पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया था ना। अगर Yes, सिंगुलर sir. मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। No. अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसकी कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं ना, फिर हम देख लेते हैं कि क्या सर जी इसका देता है। कंप्लीट प्रोसीजर नहीं शो करता जहाँ पे, सर जी नहीं देखा ना, इसका कल कंप्लीट प्रोसीजर नहीं शो करता जहाँ पे। मैंने पहले आपको कहा था कि ये जस्ट लाइक कैलकुलेटर है। क्या कैलकुलेटर में कंप्लीट आपको प्रोसीजर दिखाता है? यार वो जो प्रोसीजर सर ये बात कर रहे हैं ना, वो दूसरी डिस्क्रिप्शन में आ जाता है अच्छा, कमांड्स अब में, हाँ, अब मतलब ये जैसे इसने मैटलब हाँ वगैरह में वो हाँ लेंथी है, जी जी। अब ये ये है कि डायरेक्टली कमांड्स हैं। अब ये उसने उसका इनवर्स निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, कमाल है सर। ठीक है। तो इसमें जो अच्छा ये तो 3/3 है। अब वो जबरदस्त आपके पास सर। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसकी एगन वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, ये आपको उसकी एगन वैल्यूज दे देगा। एगन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये क्या दे देगा, एगन वेक्टर दे देगा। सिंगुलर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये उसके एगन वेक्टर उसने निकाल दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें आप जो भी उसकी वैल्यू लेना चाहेंगे ना, अब ये आपका अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, आप उसके सिंगुलर वैल्यूज चाहिए आपको, वो सिंगुलर वैल्यूज दे दी हैं उसने। मतलब ये है कि अच्छा सर, ये इसके टोटली ज्यादातर अप्लाइड मैथ में ही है। ये देखें ना, आजकल होता तो है। जदीद दे हो रहा है। आजकल आप देखें ना, टेक्नोलॉजी के दौर में है। आप अगर कोई चीज़ हाथ से सॉल्व करेंगे, यस आप सर। सपोज डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं डेरिवेटिव का मेरा जवाब क्या आ रहा है ना, तो आप इसके सही अंदर सही। उसको डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके अंदर छोटी मोटी प्रोग्रामिंग बना के आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक यानी है ये ना। मैटलब से ज्यादा इजी है सर। मैटलब तो क्लासिकल हो गया फिर इसके मध्य मुकाबल तो। जी, वो बात ये है कि अब चीज़ों में जिद्दत आती जा रही है ना। पहले पहले क्या होता था, किसी ज़माने में होता था फोर्ट्रान, याद है आपको? फोर्ट्रान के अंदर एक जब प्रोग्राम बनता था, वो 30 से 32 पेजेस का बन जाता था, ठीक है ना। यस सर, वो बहुत स्लो था। वो बड़ा स्लो था ना। अच्छा, और उसके लिए यस टाइमिंग भी बड़ी लगाता था एग्जैक्टली। वो, ठीक है। हाँ जी, अब रिजल्ट बनाने में वो काफी टाइमिंग लगा देता था। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये आपके सामने मैंने लिखा है ना, डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। इसकी और कोई कमांड है? इससे सिंपल कुछ हो सकता है? ठीक है ना। वेव उसने क्या दे जनरेट दिया, हो। कास एक्स मुझे आंसर दे दिया है। अच्छा, मैं डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 10x का गुड लिख सर। देता हूँ, ठीक है ना। 10 मुझे सीक्वेंस बताएं कि के ये 10x का डेरिवेटिव आपको उसने दे दिया, मैं इसको क्या दे देता हूँ, काट एक्स दे देता हूँ। जो भी मैं इसको वैल्यू देता जाऊंगा ना, वो सीक्वेंस स्क्वायर के बराबर नहीं आएगी सर। असल में बाज दफ़ा ये पीछे वाली वैल्यूज भी ले रिवर्स रहा है, ये होता वैल्यू शो कर रहा है। है जी। ये रिवर्स शो कर रहा है सर, -1। असल इसकी में नहीं इसके क्लियर अंदर हुआ। बाज दफ़ा वैल्यूज जो है ना वो फीड हो जाती है, वो असल में क्लियर करना पड़ता है। मैंने क्लियर नहीं किया था हाँ, ना, वो क्लियर नहीं हो रहा है ये सर, ठीक है ऐसा ना। कमांड। अब नई शीट में अगर हम इसको करते हैं ना, ठीक है, तो वो बाज दफ़ा कुछ वैल्यूज और फीड हुई खड़ी होती हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव जो आपका टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, cos स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहें, ठीक है, तो आपको sin x दे देगा। अगर आप इसका लेना चाहें, या ये आपके पास जो मल्टीपल फंक्शन है उसका लेना चाहें, या हायर डेरिवेटिव पे आप आ जाएं, ठीक है ना, log x का आप डेरिवेटिव लें, एंटी डेरिवेटिव लें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली कार है, मैं इस तरह लिख देता हूँ ना, मैं उसके डेरिवेटिव निकालता हूँ, पूरी की पूरी अच्छा सर, ये डायरेक्टली इक्वेशन सर जी, ये अगर डायरेक्टली इक्वेशन इसको दी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन
कोई भी हाँ, दी जाए और तो वो उसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेगा और उसका ग्राफ भी शो कर देगा स्लोप में। वो सारा कुछ करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बाज दफा पैरामीटर डिफाइन करने पड़ जाते हैं ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जैसे अंदर आपको लूपिंग इनिशियल करते वैल्यूज हैं, देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लूपिंग में वो सारा कुछ